नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद कृत दुर्गस्वामिनी नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा का ये जो व्याख्यान है, इसमें 8 तत्वों के आधार पर हम इस नाटक की समीक्षा करेंगे। ये जो तत्व हैं ये भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के लिए स्वीकार किए हैं कि किसी भी नाटक की समीक्षा करनी है, उसकी आलोचना करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, तो हम इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं। इनके आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है। पहला तत्व कथा वस्तु है, दूसरा पात्र तथा चरित्र चित्रण है, तीसरा तत्व उसकी संवाद योजना, कथन ऑफ कथन भी कहते हैं इसे, चौथा तत्व है देश काल एवं वातावरण, पांचवा तत्व है संकलन त्रय, छठा तत्व नाटक की भाषा शैली, सातवां उसका उद्देश्य और आठवां अभिनयता या रंगमंचीयता। क्योंकि ये 8 तत्व हो जाते हैं तो इन 8 तत्वों प्रत्येक तत्व पर अलग से भी एक प्रश्न बन सकता है। जैसे दुर्गस्वामिनी की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए, या दुर्गस्वामिनी की पात्र योजना पर चर्चा कीजिए, या दुर्गस्वामिनी की संवाद योजना या उसकी भाषा शैली। इस प्रकार इन 8 तत्वों पर अलग से छोटा प्रश्न भी बन सकते हैं। तो हम प्रत्येक तत्व के आधार पर नाटक की समीक्षा करते हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु के आधार पर जब हम दुर्गस्वामिनी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो कथानक है ये कथा है, इतिहास सम्मत है, ऐतिहासिक कथानक है। इसमें नाटककार ने अपनी कल्पना की सहायता से कुछ अन्य प्रसंगों की, कुछ नई उद्भावनाएं की इसमें समाविष्ट किया है और एक रोचक एक कथानक उन्होंने बना दिया है। संपूर्ण जो कथा वस्तु है वह 3 अंकों में विभाजित है। कथा वस्तु है वह आकार में छोटी है, पूरी तरह से संगठित इसका कथानक है। यानी इस पूरी कथा वस्तु या पूरे कथानक में यही बताया गया है कि किस प्रकार रामगुप्त जो एक अयोग्य, कायर, मद्यप, विलासी जो एक शासक था, उसको किस प्रकार हटाकर चंद्रगुप्त जैसे योग्य शासक की प्रतिष्ठापना की जाती है। इसके साथ साथ किस प्रकार दुर्गस्वामिनी अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के लिए वह किस प्रकार संघर्ष के लिए तैयार होती है। दुर्गस्वामिनी और चंद्रगुप्त की सहायता से किस प्रकार दोनों का उत्कर्ष होता है। और सारी कथा का केंद्र बिंदु यही हैं। इन्हीं के आधार पर ये एक संगठित कथानक नाटककार ने इसमें रचा है। इस कथानक में देखते हैं कथानक के विकास की सभी अवस्थाएं, उसका आदि है, मध्य है, फिर उसका जो चरमावस्था है। इस प्रकार की अवस्थाएं हम नाटक के अंकों के आधार पर देखते हैं, वो इसमें उपलब्ध हैं। हम कथानक या इसकी कथा को, नाटक को पढ़ना या देखना, सुनना शुरू करते हैं तभी से हम देखते हैं कि इसमें एक उत्सुकता बनी रहती है। नाटक में पाठक को, दर्शक को बांधे रखने की एक क्षमता है, एक रोचकता है, घटनाओं में नाटकीयता भी है। इसके आधार पर ये एक रोचक और एक जिज्ञासापूर्ण कथानक बन जाता है। कथानक में जैसे मैंने बताया ये ऐतिहासिक कथानक है, गुप्त काल से लिया गया है, इतिहास सम्मत कथानक है। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त आदि, ध्रुव देवी, ये सभी इतिहास सम्मत व्यक्ति हैं। थोड़ा बहुत इसमें अपनी कल्पना का समावेश करके और कुछ नई उद्भावनाएं नाटककार ने अपनी तरफ से इसमें की हैं, ताकि एक अच्छा, एक रोचक और एक उद्देश्य परकता के साथ साथ इसमें रोचकता और जिज्ञासा भी बनी रहे। तो ये नाटक की कथा वस्तु है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नाटक कथा वस्तु के आधार पर एक सफल नाटक है। इसके बाद दूसरा जो तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। दुर्गस्वामिनी आकार में एक लघु नाटक है। इसके पात्रों की संख्या भी सीमित है। कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, दुर्गस्वामिनी है, रामगुप्त है, शकराज है, शिखर स्वामी है, मिहिरदेव कह सकते हैं, कोमा कह सकते हैं। ये कुछ मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गौण पात्र हैं। इनमें हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, शकराज, शिखर स्वामी, ये इतिहास सम्मत
व्यक्ति हैं, इतिहास में इनका उल्लेख मिलता है, जबकि कई पात्र इसमें काल्पनिक हैं, जैसे कौमा है या मंदाकिनी है या अन्य जो थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं जो गौण पात्र हैं, वे भी कुछ काल्पनिक पात्र हैं। तो इस प्रकार इसमें दोनों प्रकार के पात्र इस नाटक में नाटककार ने लिए हैं। जहाँ तक पाठकों के पात्रों के चरित्र चित्रण की बात है, तो इसमें हम देखते हैं, गहनता से देखने में पाते हैं कि नाटककार ने इसमें चरित्र चित्रण की तुलनात्मक शैली अपनाई है। जैसे दो पात्र हैं, वो परस्पर विरोधी गुणों वाले, विरोधी चरित्र वाले पात्र हैं, जैसे रामगुप्त और चंद्रगुप्त को देख सकते हैं हम। चंद्रगुप्त जहाँ एक वीर बहादुर, आत्माभिमानी, विनयी और शील युक्त और सभी अच्छे गुणों से युक्त पात्र है। उसके विपरीत रामगुप्त एक दुर्गुण रखने वाला पात्र है। इसी प्रकार ध्रुवस्वामिनी और कोमा को हम एक दूसरे के वृक्ष रखकर देख सकते हैं। इनमें भी कई ऐसे विपरीत गुण हैं। कोमा बहुत अधिक भावुक है, जबकि ध्रुवस्वामिनी अपने आत्मसम्मान को किसी प्रकार भी ठेस न पहुँचने देने वाली नारी है। इसके साथ साथ इन पात्रों का जो द्वंद्व है, इनके मन का या इनके जो कार्यों से का अंतर संघर्ष है, वह भी नाटककार ने स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। नाटक है, ये परिस्थितियों से संघर्ष कर, ये पात्र, नाटक के पात्र परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सजीव पात्र हैं। इसमें अधिकतर पात्र एक जीवंत एक वातावरण उपस्थित करते हैं। कुछ पात्र हम कह सकते हैं इसमें अच्छे चरित्र वाले हैं, नायक की श्रेणी में, जिसे चंद्रगुप्त को नायक कहा जा सकता है। इसके विपरीत रामगुप्त है, वह नाटक का खलनायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार पात्र और उनके चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी ये एक सफल नाटक सिद्ध होता है। नाटक में इतने अधिक पात्र नहीं है कि उनकी पहचान का ही कोई संकट हो, उनके अस्तित्व का ही कोई संकट हो, या दर्शक को ये लगे कि अब ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। इतने अधिक पात्रों का हुजूम इस नाटक में नहीं है। पात्रों की सीमित संख्या इसे इस दृष्टि से भी सफल नाटक बना देती है। इसके बाद जो अगला तत्व है संवाद योजना। तो नाटक है, उसकी सारी कथा है वो संवादों के सहारे ही आगे बढ़ती है। कहानी में अपनी तरफ से नाटक कहानीकार बहुत कुछ कह सकता है, किसी प्रसंग को बता सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक में संपूर्ण कथा है वो संवादों के माध्यम से, पात्र जो संवाद बोलते हैं, जो कथन उपकथन होता है, जिसे डायलॉग भी कह सकते हैं, उनके द्वारा ही कथा आगे बढ़ती है। तो हम इस नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने के बाद हम पाते हैं कि इसके जो नाटक हैं, इसके जो संवाद हैं, सरल है, सहज हैं और स्वाभाविक हैं। कहीं भी उनमें अस्वाभाविकता या इतना अधिक कोई दुर्बोध संवाद इसमें नहीं है। संवाद है वो छोटे भी हैं, इतने भी नहीं कि एक ही पात्र बहुत लंबे समय तक बोलता रहे, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, कहीं एक आध जगह है सौगत कथन है, कोमा के सौगत कथन है, वो एक भावुक बालिका है, लेकिन उसके कथन वो भी अधिक, सौगत कथन भी अधिक लंबे नहीं है, यानी वो भी उबाऊ नहीं है ना। नाटकों में एक नाटक के संवाद में सटीकता है, उसमें चुस्तता है, चुस्त है, और पेने, चुटीले, व्यंग भी संवादों में छिपा हुआ है। व्यंग परक संवाद भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस नाटक के जो संवाद हैं उनमें चरित्र प्रकाशन की अक्षमता भी है। वे जिस पात्र के विषय में कहे जाते हैं उस पात्र के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। जैसे ध्रुवस्वामिनी शिखर स्वामी को कहती है, आमात्य तुम बृहस्पति हो या शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। इसका मतलब जो अमात्य, जो शिखर स्वामी है, वह एक धूर्त व्यक्ति है। उसके चरित्र के विषय में समाज से ये पता चलता है। इस प्रकार संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं। संवादों में उक्ति वैचित्र्य और कहीं कहीं ऐसी सूक्ति परक संवाद भी कहीं कहीं इसमें हमें दिखाई देते हैं। संवादों में भावुकता भी है, भावुकतापूर्ण भी संवाद है प्रसंग अनुसार। जैसे ध्रुवस्वामिनी का एक संवाद है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा हुआ। तो इसमें उसके मन की बात, वो जो चंद्रगुप्त को आलिंगनबद्ध करती है, तो उस समय की उसकी मन स्थिति का जो चित्रण है वह इस संवाद से होता है। तो संवाद योजना की दृष्टि से भी ये एक सफल नाटक कहा जा सकता है। इसके बाद अगला जो तत्व है देश काल और वातावरण।
ये भी नाटक का एक प्रमुख तत्व है। देश काल और वातावरण के यथार्थ चित्रण के द्वारा नाटक में विश्वसनीयता का समावेश होता है। नाटक विश्वसनीय बन जाता है। तो प्रसाद क्योंकि एक मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटककार हैं, उन्होंने अपने नाटकों की रचना इतिहास से के कथानक लेते हुए की है। तो उन्होंने वैसा ही उसी समय का, जिस समय का लेते हैं गुप्त काल या मौर्य काल, उस समय का ही वातावरण और देश काल भी उपस्थित करने की चेष्टा अपने नाटकों में करते हैं। ये जो नाटक है ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इसमें उस समय के राज्यों में, साम्राज्यों में किस प्रकार द्वंद्व होते थे, किस प्रकार दाव पेच या राजनीतिक छल छंद किस प्रकार रचे जाते थे, इस बात का इसमें हमें पता चलता है। इसके साथ ही उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार क्या पद के नाम क्या होते थे, जैसे अमात्य है या भट्टारक है, इस तरह के जो पदवियाँ होती थी उनका हमें पता चलता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का भी पता चलता है कि धर्म का स्थान कैसा था, विवाह आदि के विषय में धर्मशास्त्र में क्या उल्लेख था। ये सभी बातें उस काल के देश काल और वातावरण को पाठक और दर्शक के सामने लाती हैं। इसके साथ साथ हमें गुप्त उस समय की यानी गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति का भी हमें इसमें पता चलता है। साथ साथ उस समय के लोगों की भाषा कैसी थी, वेशभूषा कैसी होती थी, अस्त्र शस्त्र किस प्रकार चलाए जाते थे, किस प्रकार युद्ध होते थे, संधि के नियम क्या होते थे, किस प्रकार दूत भेजा जाता था, दूत अवध्य होता था, है ना। उस समय के रीति रिवाज, उस समय के खान पान आदि के विषय में भी जानकारी मिलती है। यानी एक देश काल और वातावरण का एक समुचित, एक तात्कालिक चित्र ये नाटक हमारे समक्ष उपस्थित करता है। तो इस प्रकार देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी ये एक सफल नाटक है। इसके बाद नाटक का जो अगला तत्व होता है वह है संकलन त्रय। संकलन त्रय का अर्थ है स्थान, समय और कार्य की एक रूपता। ये तीन मुख्य जो तत्व होते हैं नाटक के रूप में, एक प्रकार से ये रंगमंचिता में सहायक होते हैं। ये जितने अधिक इनमें एक रूपता होगी उतना नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल हो जाएगा। तो संकलन की त्रय की दृष्टि से भी ये एक सफल नाटक सिद्ध होता है। इस नाटक का जो स्थान है, सभी घटनाएं या तो गुप्त शिविर में, रामगुप्त के शिविर में घटित होती हैं या फिर शक शिविर में घटित होती हैं। एक दो प्रकोष्ठ में ही ये कक्षों में ये घटनाएं घटित हो जाती हैं। समय देखें तो ज़्यादा समय की घटनाएं इस नाटक में नहीं है कि वर्षों तक की घटनाओं को ले लिया गया हो, ऐसा नहीं है। एक दिन रात में सारा घटनाक्रम इसमें समा जाता है और कार्य भी के भी इसमें समन्वयता है। मुख्य जो कार्य है, मुख्य जो घटनाएं हैं, यानी सकराज पर चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी की विजय होती है, ध्रुवस्वामी की रामगुप्त से मुक्ति दिखाई जाती है, मोक्ष का आदेश जिस प्रकार पुरोहित व्यवस्था देता है, और रामगुप्त के स्थान पर फिर चंद्रगुप्त का सिंहासन आरूढ़ हो जाना, ये मुख्य कार्य है। इन कार्यों में भी अनुमिति बनी हुई है। स्थान, समय और के अनुसार ये कार्य सही रूप से घटित होते जाते हैं। तो इस प्रकार संकलन त्रय भी इसमें समुचित रूप से विद्यमान है। इसके बाद जो अगला तत्व है भाषा शैली, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हैं वो एक छायावादी कवि रहे हैं, कवि के रूप में विख्यात रहे हैं। तो स्पष्ट है कि उनकी जो भाषा शैली है उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता और संस्कृत निष्ठता और साहित्यिक भाषा, हम देखते हैं थोड़ी सी आम बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा से अलग है इस नाटक की भाषा। तो इस प्रकार की जो भाषा है वो तात्कालीन परिवेश के अनुकूल, तात्कालीन प्रसंगों के अनुकूल और पात्रों के अनुकूल ये भाषा है। इस प्रकार हम इस दृष्टि से ये इसकी भाषा है, ये एक उपयुक्त भाषा का चयन नाटककार ने किया है। इस भाषा में हम देखते हैं सहजता है, सरलता है, एक प्रवाहमयता है, प्रवाहमान भाषा है। कहीं भी अवबोध या रुकावट इस भाषा में हमें दिखाई नहीं देती है। इसके साथ ही नाटक की जो भाषा है उसमें मुख्य रूप से माधुर्य गुण, जहाँ अधिक भावुकता के क्षण हैं या प्रेम का जहाँ
वर्णन होता है तो माधुर्य गुण प्रधान भाषा है, साथ साथ इसमें यथा प्रसंग ओज गुण और कहीं कहीं प्रसाद गुण भी भाषा में हमें दिखाई देता है। नाटक में 3-4 गीतों की भी व्यवस्था है, गीत योजना है, वह भी कथानक को आगे ही बढ़ाती है। गीत हैं वो कथा प्रवाह में कहीं भी बाधक नहीं बनते हैं, यानी वो भी भाषा शैली की एक उत्कृष्टता या इस नाटक की भाषा शैली की एक विशेषता है कि नाटककार ने गीतों की भी इसमें एक प्रकार से व्यवस्था की है, योजना की है, तो वो गीत भी इसकी भाषा शैली की जो सुंदरता है या उसका प्रभाव है उसे बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो अगला जो तत्व है वह नाटक का उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई भी रचना है, विशेषकर साहित्यिक रचना, उद्देश्यहीन तो होती ही नहीं। उद्देश्यहीन तो संसार में कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। प्रयोजन के बिना तो कोई व्यक्ति कोई काम करता ही नहीं। तो क्योंकि ये एक उत्कृष्ट साहित्य रचना है तो इसका भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो उद्देश्य के साथ उद्देश्य जहाँ साहित्य या काव्य का पहला उद्देश्य तो होता है आनंद की प्राप्ति, पाठक दर्शक का मनोरंजन करना, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक कांता समित उपदेश देना भी होता है। तो इस नाटक के माध्यम से भी नाटककार ने कुछ सहज भाषा में सहजता के साथ कुछ उपदेश भी इसमें इसके कथानक के साथ उनका समावेश कर दिया है। जैसे कहें कि एक योग्य राष्ट्र नायक की प्रतिष्ठापना का मार्ग ये नाटक है दिखाता है। किस प्रकार रामगुप्त जो एक अयोग्य है उसके स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे योग्य और बहादुर और शक्तिशाली और सब प्रकार से जो साम्राज्य को संभाल सके ऐसे राष्ट्रनायक की प्रतिष्ठापना इस नाटक में की गई है। तो एक योग्य राष्ट्रनायक की आवश्यकता और उसके महत्व को इसमें दर्शाया गया है। इसी प्रकार उस समय के परिवेश में नारी अधिकारों की चर्चा की गई है जो कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक है। नारी स्वतंत्रता की भावना को भी दर्शाया गया है कि क्या नारी पुरुष की दासी है, क्या उसे वह एक कृत दासी की तरह किसी को भी उपहार स्वरूप दे सकता है। इस प्रकार नारी के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता का प्रसंग भी इस नाटक में बड़े सशक्त ढंग से नाटककार ने उठाया है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार का एक उद्देश्य और भी है, क्योंकि उस समय 1933 में नाटक लिखा गया था, हमारा देश पराधीन था, तो उस समय जनता में एक राष्ट्रीयता की भावना एक सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। और ये जो भावना थी, ऐसी भावनाएं जब प्रत्यक्ष रूप से इनका उल्लेख होता था या इन पर कुछ लिखा जाता था तो अंग्रेज सरकार उस प्रकार की रचना को जब्त कर लेती थी जिसमें प्रत्यक्ष राष्ट्र प्रेम और देश भक्ति की भावनाएं उसमें चेतना होती थी। तो इस समय के साहित्यकारों ने यही रास्ता अपनाया था कि वे परोक्ष रूप में ऐसी रचनाओं का सृजन करते थे कि जिनके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय चेतना और एक सांस्कृतिक गौरव की भावना लोगों के मन में जागृत हो सके। तो इस नाटक में भी नाटककार ने ऐसा किया है। ऐतिहासिक कथानक को लिया है, गुप्त काल, क्योंकि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग उसे कहा जाता है, उस काल का कथानक लिया है और दिखाया गया है कि किस प्रकार अयोग्य और दुराचारी शासन व्यवस्था को हटाकर एक योग्य और एक अच्छी एक शासन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। तो इसमें यानी परोक्ष रूप में नाटककार भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना भी जगाता है ताकि वे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो सकें। तो ये नाटक के उद्देश्य हम कह सकते हैं और उद्देश्य की दृष्टि से बड़े ये महत्वपूर्ण उद्देश्य इस नाटक के हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो नाटक का अंतिम जो तत्व होता है अभिनयता, क्योंकि नाटक हैं वे रंगमंच के लिए लिखे जाते हैं, नाटक पढ़ने के लिए नहीं होते। बेशक उन्हें पढ़ लेते हैं लेकिन नाटक होते हैं रंगमंच पर उनका अभिनय किया जाए, दर्शक उन्हें देखें। तो अभिनयता के लिए नाटक में कुछ तत्व कुछ उसमें विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। जैसे उसका कथानक है वो छोटा होना चाहिए, पात्र सीमित होनी चाहिए, उसकी भाषा है वो लोगों के समझ में आनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, उसमें रंग संकेत भी होनी चाहिए। प्रसाद एक ऐसे नाटककार हैं जिनके नाटक ऐसा आक्षेप लगाया जाता है प्रसाद के नाटकों पर कि अन्य सभी प्रकार से सफल होते हुए भी उनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल नहीं हैं। उन्होंने अजात शत्रु, सकंदगुप्त जैसे
बड़े बड़े नाटकों की सृजना की है जो रंगमंच के दृष्टि से वो सफल सिद्ध नहीं होते, उन्हें उनका मंचन है वो बड़ा एक दुष्कर कार्य है। तो ये ऐसे नाटक उन्होंने क्यों लिखे या उनकी इस प्रकार के नाटकों के विषय में क्या अवधारणा थी, तो वे स्वयं कहते हैं कि मेरे नाटक दोअन्नी चौन्नी के टिकट पर खोंचे वालों अर्थात रेडी और पटरी पर सामान बेचने वाले ऐसे लोग हैं, यानी जिनका एक मानसिक स्तर है, इनका बौद्धिक या इनका जो शैक्षिक स्तर है वो कम है, उनके लिए नहीं है। कालिदास और भवभूति आदि के नाटक किस उद्देश्य से नहीं रचे गए। यदि साहित्यिक रुचि के अभिनेता हों, पुरस्कृत रुचि के दर्शक हों और पर्याप्त धन व्यय किया जाए तो मेरे नाटक रंगमंच पर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। यह प्रसाद का कथन है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी नाटक के विषय में क्या उनकी एक अवधारणा है उसके मंचन के संदर्भ में। लेकिन ये जो उनका कथन है ये उनके अन्य नाटकों पर सटीक बैठता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी उनका अंतिम नाटक है, 1933 में लिखा गया था। तो ध्रुव स्वामिनी तक आते आते शायद उनका की जो ये धारणा थी ये बदल गई और ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना उन्होंने इस प्रकार की कि ये रंगमंच के बिल्कुल अनुकूल है। इसकी रंगमंचीयता और अभिनयता बहुत ही सरल ढंग से की जा सकती है। अनेक मंचों पर इसका अभिनय किया गया है। यूट्यूब जैसे चैनल पर भी इसके अनेक ऐसे इसके मंचीय संस्करण आपको उपलब्ध हो सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार इस नाटक का मंचन किया गया है। तो इस मंचन की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम देखते हैं कि इसका जो कथानक है लघु कथानक है, केवल 3 अंकों में विभाजित है। इसमें पात्र हैं वो जैसे हमने पहले चर्चा की है, सीमित संख्या है पात्रों की, घटनाएं भी सीमित हैं, बहुत अधिक घटनाएं घटित नहीं होती और इस प्रकार की कोई घटना भी इसमें नहीं दिखाई गई जिसका मंच पर मंचन न हो सके। यानी कोई ऐसा युद्ध का दृश्य या भूकंप का दृश्य या ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा का दृश्य वह भी इसमें नहीं है। इसमें जो घटनाएं या जो कार्य है उनका मंचन किया जा सकता है। संकलन त्रय का जैसे हमने उल्लेख किया था उसका भी इसमें निर्वाह है। इसकी भाषा है, संवाद हैं, वे पात्र अनुकूल हैं, सहज सरल और स्वाभाविक हैं, कथानक को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये भी इसकी अभिनयता में सहायक है। इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर नाट्यकार ने रंग संकेतों की व्यवस्था की है कि किस प्रकार मंच पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या दिखाई देता है, क्या रखा हुआ है और कौन पात्र किस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए अपने संवाद बोलता है। इन सभी की व्यवस्था नाट्यकार ने कर दी है। तो इस प्रकार इस नाटक को लिखते समय रंगमंच ये जो दृष्टिकोण है नाट्यकार का बिल्कुल यथार्थवादी हो गया था। उन्होंने मानसिक रंगमंच जिस पर वो पहले उनकी धारणा थी कि नाटक केवल देखने के लिए ही नहीं पढ़ने के लिए भी होते हैं और पाठक अपने मन के ही रंगमंच पर उनका अपने आप एक मंचन होते हुए देख सकता है। तो इस धारणा की अपेक्षा ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रति उनका जो रंगमंचीयता को लेकर जो दृष्टिकोण है बिल्कुल यथार्थवादी हो गया है। इसीलिए इस नाटक को उन्होंने रंगमंच को दृष्टि में रखते हुए लिखा है। तो इसलिए ये नाटक रंगमंच के सर्वथा अनुकूल है। तो इस प्रकार इन सभी तत्वों के आधार पर हम देखते हैं कि ये जो नाटक है ये रंग सभी दृष्टियों से रंगमंच है, भाषा शैली है, उद्देश्य है, पात्र योजना है, कथानक है, संकलन त्रय है, इन सभी दृष्टियों से ये एक सफल नाट्य कृति है और प्रसाद की एक उल्लेखनीय नाट्य कृति है। धन्यवाद।